तो देखिएगा, तो पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे हम 378 तक, यहाँ तक बात हो गई थी। अब जो बात चलेगी वो 379 जो है वो ये कहती है कि यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्त के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोषित किया गया था, उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक की अवधि की कारावास का दंड दिया है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। देखिए यहाँ पर सीधी इतनी बात कही गई है कि हाई कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को दोष मुक्त कर दिया गया था, एक्यूज पर्सन को दोष मुक्त कर दिया गया था और उसके खिलाफ क्या हुआ, हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट ने उठा करके उसको दोषित कर दिया, कन्विक्ट कर दिया है। तो जो कन्विक्ट किया है और कन्विक्ट जो किया है उसमें उसने 10 वर्ष या इससे अधिक का कारावास दिया है, 10 वर्ष से अधिक का कारावास दिया है या मृत्युदंड दिया है, आजीवन कारावास दिया है, तो इसके खिलाफ अपील होगी और वो होगी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया है और जो दंड दिया है वो कितना दिया है, 10 वर्ष से अधिक, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इतनी बात कही गई है। देखिएगा, अब जो बात चलेगी वो बात चलेगी प्रोसीजर टू अपील। अपील की प्रक्रिया क्या है, अपील के संबंध में प्रक्रिया क्या है। तो 384 अपील का संक्षेपता खारिज किया जाना। 384 कहती है अपील का संक्षेपता खारिज किया जाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अर्जी की और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर, अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर न्यायालय का विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को संक्षेपता खारिज कर सकता है। देखिएगा, उपधारा 1 में कहा गया है कि जब अपील न्यायालय में की गई है और उसको, न्यायालय को ऐसा लगता है कि अपील की अर्जी और अपील की अर्जी के साथ में जो निर्णय की प्रतिलिपि लगाई गई थी, आर्डर की प्रतिलिपि लगाई गई थी, इन दोनों को उसने देखा, देखने के बाद में उसने विचार किया कि अपील करने का कोई पर्याप्त आधार है ही नहीं, अपील सुनने का कोई पर्याप्त आधार है ही नहीं प्रमा फेसिया, तो वो उसको क्या करेगा, डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा जाकर के। सही है। अब इसका परंतु क्या कहता है कि धारा 382 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके प्लीडर को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो। 382 के अधीन, धारा 382 के अधीन अगर अपील की गई है तो वो फिर तब तक खारिज न की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी, जो अपीलार्थी है, उसको सुना नहीं जाता है या उसके एडवोकेट को जब तक सुना नहीं जाता तब तक वो डिसमिस नहीं की जाएगी, उसको खारिज नहीं किया जाएगा। इसका अगला खंड कहता है 383 के अधीन की गई कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज। 383 के अधीन की गई कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय विचार न होगी और अपील तुच्छ न्यायालय के समझ अभियुक्त को विचार पेश करने से मामले की मंशा होगी। देखिएगा, यहाँ पर भी वही बात की गई है कि अगर 383 के अधीन कोई अपील की गई है तो वो तब तक खारिज नहीं की जाएगी
जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि वह तुच्छ है या न्यायालय के समझ अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी। देखिए 383 के अधीन अगर अपील की गई है और अपील करने पर न्यायालय उसकी सुनवाई करने पर उसको ऐसा लगा कि अपील जो है वो तुच्छ प्रवृत्ति की है, उसकी जो नेचर है वो तुच्छ है, बहुत महत्वपूर्ण अपील नहीं है, या फिर एक्यूट पर्सन को न्यायालय में अगर उपस्थित किया जाए तो फिर ये सही नहीं रहेगा, तो फिर वो उठाकर क्या करेगा कि वो उसको खारिज कर देगा, परंतु उसको सुनवाई का अवसर देगा। परंतु उसको सुनवाई का अवसर नहीं देगा। अगर उसे जेल से बुलाना है और जेल से बुलाने पर उसको लगता है खतरा ज़्यादा है, एक्यूट भाग जाएगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा अगर उसको बुलाया जाए, तो फिर वो उसको बिना सुनवाई के ही उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा। सिंपल बात कही गई है कि अगर जब अपील को खारिज किया जाएगा तो एक्यूट पर्सन को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। न्यायालय को लगता है कि अपील तुच्छ है और वो सुनने लायक नहीं है तो वो उसको खारिज करेगा, परंतु वो एक्यूट पर्सन को सुनवाई का अवसर देगा। परंतु इन्होंने कहा है कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि एक्यूट पर्सन को न्यायालय में बुला करके उसको सुनवाई का अवसर देकर फिर उसको खारिज किया जाए तो इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाएगा। एक्यूट पर्सन जो है बहुत शक्तिशाली है, उसको बुलाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना मुश्किल पड़ जाएगा, तो वो एक्यूट पर्सन को बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना बुलाए ही उसको खारिज कर सकता है। खंड दा कहता है 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षेपता खारिज न की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील करने के लिए अवधि का अवसान न हो चुका हो। फिर उन्होंने कहा कि अपील करने का जो समय होता है, अपील करने का जो समय होता है अगर वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले ही अपील कर दी गई है तो आप उसको खारिज नहीं करेंगे, और अपील करने का जो समय था उस समय के बाद अपील की गई तो आप उसको खारिज कर देंगे। धारा 2 कहती है किसी मामले को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है। धारा 2 कहा गया है कि न्यायालय जब अपील को डिसमिस कर रहा है, अपील को खारिज कर रहा है, तो फिर खारिज करने से पूर्व अगर उसको लगता है कि मामले के अभिलेख जो है, केस के रिकॉर्ड है, उनको मंगा लेना चाहिए तो वो उसको मंगा सकता है। फिर उन्होंने धारा 3 जो कहती है कि जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपीली न्यायालय, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायालय, मजिस्ट्रेट का न्यायालय हुआ वो ऐसा करने के कारण अपील करेगा। इन्होंने कहा कि जो अपील जिस न्यायालय में की गई है वो सेशन कोर्ट है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, उसमें अपील की जा रही थी और वो उसको खारिज करता है तो फिर वो कारण अभिलिखित करेगा। सही है, इतनी बात कही गई है। धारा 4 कहती है जहां धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेपता खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का निष्कर्ष है कि वह उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 382 के अधीन सम्यक रूप से उपस्थित की गई अपील की अन्य अर्जी को उसके द्वारा विचार नहीं किया गया, वहाँ 383 में किसी बात के होते हुए यदि वह न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में तो वह ऐसी विधि के साथ सुनेगा और निपटारा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जब एक्यूट पर्सन जेल में था तो जेल से ही उसने अपील की 383 के अधीन, उसको न्यायालय ने क्या किया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, और उसी एक्यूज ने फिर अपील की है 382 के अधीन अपने एडवोकेट के द्वारा की, और फिर उसको लगा, न्यायालय को लगता है कि एक बार तो अपील हम खारिज कर चुके हैं कि 383 में जो उसने जेल में रहते हुए की थी, अब ये अपने एडवोकेट के द्वारा एक नियमित अपील कर रहा है 382 के अधीन, तो क्यों ना इसको न्याय के हित में सुन लिया जाए। तो फिर वो न्याय के हित में उसको सुन सकता है और मेरिट का आधार पर उसको क्या करेगा, निर्णय करेगा। 385 संक्षेपता अपील खारिज न की गई हो तब प्रक्रिया।
प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस्ड समरली। जहां अपील संक्षेपता खारिज नहीं की जाती है वहां पर प्रक्रिया। तो इन्होंने कहा उदाहरण है, कहती है यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपता खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की जब और जहाँ ऐसी अपील सुनी जाएगी सूचना देगा। तो इन्होंने देखिएगा 385 वो कहती है कि जब अपील को खारिज नहीं किया जाता, संक्षेपता अपील को खारिज नहीं किया जाता है और वो सुनता है, तो अपील को किस स्थान पर सुनेगा, किस समय सुनेगा, इसकी सूचना किसको देगा? वो इसकी सूचना वो अपीलार्थी या उसके प्लीडर को देगा। और राज्य सरकार का कोई अधिकारी है तो फिर वो उस अधिकारी को सूचना देगा। और अगर अपील जो की गई है परिवाद पर संस्थित मामले में अपील की गई है, परिवाद पर संस्थित मामला था उसमें उसको दोषित कर दिया गया था, तो ऐसे मामले में अगर अपील की जाती है तो परिवादी को उसकी सूचना दी जाए। जैसे मान लीजिए कि परिवाद पर संस्थित मामला था, उसमें एक व्यक्ति को दोषित कर दिया गया है और दोषी जो है वो अपील कर रहा है, तो फिर सूचना किसको दी जाएगी? तो फिर जो अपीलांट है, जो परिवादी है, फिर उसको सूचना दी जाएगी। सही है। अगला खंड कहता है कि ये जो अपील धारा 370 378 की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी परिवादी अभियुक्त को अपील के आधारों का प्रतिलिपि देगा। इन्होंने कहा 377-78 के अधीन अपील की गई है तो एक्यूज्ड पर्सन को सूचना दी जाएगी और फिर एक्यूज्ड को, परिवादी को, पीड़ित पक्षकार है या कोई अधिकारी है, इन सबको उस अर्जी जो पिटीशन है उसकी एक प्रतिलिपि भी दी जाएगी। जिस आधार पर अपील की गई है एक उसकी कॉपी इन लोगों को दी जाएगी। धारा 2 कहती है यदि न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो वो मामले का अभिलेख मंगाएगा, पक्षकारों को सुनेगा। उपधारा 2 में कहा गया है कि जिसमें अपील की वो सुनवाई कर रहा है, सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ है, उस समय अगर उस मामले के अभिलेख रिकॉर्ड न्यायालय में नहीं है तो फिर वो न्यायालय क्या करेगा कि अभिलेखों को मंगा सकेगा और मंगाने के बाद में फिर पक्षकारों को क्या करेगा? सुनेगा। इन्होंने कहा है कि अगर इसका परंतु कहता है कि अगर अपील जो की गई है वो दंड की मात्रा और उसकी दंड की वैधता पर की गई है तो फिर मामले के रिकॉर्ड को न्यायालय में मंगाना आवश्यक न होगा। उदाहरण 3 कहती है जहां दोषित के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिगति कठोरता है वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी, देखिएगा इन्होंने कहा है कि एक्यूज्ड पर्सन ने न्यायालय में अपील की और जो अपील की है वो इस आधार पर, ग्राउंड पर की गई है कि दंडादेश जो दिया गया बहुत कठोर दिया गया है। केवल एक आधार उठाया उसने अपील का, दंडादेश जो है वो कठोर दिया गया है, तो फिर अपीलेट कोर्ट जो है वो एक्यूज्ड को कोई अन्य ग्राउंड उठाने की अनुमति देगा, तभी कोई अन्य ग्राउंड उठाएगा। एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज कोई अन्य ग्राउंड नहीं उठाएगा। जहां एक्यूज्ड ने केवल दंडादेश की कठोरता पर अपील की है तो एक्यूज्ड इसके अलावा कोई दूसरा ग्राउंड नहीं उठा पाएगा जब तक कि अपीलेट कोर्ट उसको अनुमति न दे दे। अब जो बात चलेगी देखिए हाउ टू अपील, अपील कैसे की जाती है, तो अपील कैसे की जाती है इस पर बात आपकी हो गई है। हाउ टू अपील, तो यहाँ पर बात हो चुकी है हाउ टू अपील, इस पर बात हो चुकी है। व्हेन ए पार्टी हैव राइट टू अपील, इस पर बात हो चुकी है। व्हेन ए पार्टी हैव नॉट राइट टू अपील, इस पर बात हो चुकी है। प्रोसीजर अपील, इस पर बात हो चुकी है। अब जो बात होगी जाकर के वो होगी पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट।
386 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, इस पर बात होगी जाकर। सेक्शन 386 में न्यायालय को, जो अपील न्यायालय है उसको पावर दी गई है कि जो अपील की जाती है, तो चाहे वो दोष मुक्त के खिलाफ अपील की गई हो, चाहे वो दोषित के खिलाफ अपील की गई हो, तो ऐसे मामले में न्यायालय क्या करेगा। देखिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, संक्षेप में इतना हम बता दे रहे हैं कि अगर दोष मुक्ति या दोषित, जैसे मान लीजिए दोषित के खिलाफ अपील की गई है, दोषित के खिलाफ अपील की गई है, तो फिर न्यायालय दोषित के दंडादेश को पलट सकता है और पलट के उसको दोष मुक्त कर सकता है, या फिर दोष मुक्त के खिलाफ अपील की गई है तो फिर उसके दंडादेश को वो पलट सकता है। सही है, उसके दंडादेश दोष मुक्त के खिलाफ अपील की गई तो दंडादेश पलट सकता है और उसको दोष सिद्ध कर सकता है। दंड की मात्रा, और अगर जो है दोष सिद्ध के खिलाफ अपील की गई है तो दंडादेश को पलटता नहीं है, परंतु दंड की मात्रा को कम कर सकता है वो। सही, ये भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप स्वयं ही देख लीजिएगा, काफ़ी सरल है। परंतु एक चीज ध्यान रखना कि अगर अपर्याप्तता दंडादेश के खिलाफ तो अपील की गई है और ये कहा गया है कि दंड जो था निचले न्यायालय ने अपर्याप्त दंड दिया है, दंड की मात्रा को आप बढ़ा दीजिए, तो फिर दंड की मात्रा बढ़ाई तब नहीं जाएगी जब तक कि संबंधित एक्यूज्ड पर्सन को सुन नहीं लिया जाता। तो अपील की गई है, दोष मुक्त के खिलाफ अपील की गई है तो न्यायालय दंडादेश को पलट सकता है, या फिर जो दंडादेश था उसको ही वो बनाए रख सकता है। दोषित के खिलाफ अपील की गई है तो उसको पलट सकता है या उसको बनाए रख सकता है। दंड की मात्रा को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। सही है, तो ये सब आप देख लीजिए। अब जो बात चलेगी अपीलों का उपशमन। जो है वो अपीलों का उपशमन की बात करती है। तो देखिएगा, कहती है कि 370, 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि धारा 370, 378 के अधीन जो अन्य अपील है उसका अभियुक्त जैसे ही मृत्यु होती है अभियुक्त की, तो वैसे ही उसका उपशमन अपने आप हो जाएगा। वो अपील जो है अपने आप स्वयं ही खत्म हो जाएगी। धारा 370, 378 के दिन अपील की गई थी और अपील जिसमें सुनी जा रही थी उसी समय जो अपील पर्सन था उसकी डेथ हो जाती है, तो अपील जो है वो वहीं पर एकदम खत्म हो जाएगी। धारा 2 कहती है कि इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा।
देखिएगा, इन्होंने कहा है कि अगर जुर्माने की दंडादेश के खिलाफ अपील नहीं की गई है, जुर्माने की दंडादेश के खिलाफ अपील नहीं की गई है, तो फिर क्या होगा कि अगर अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है तो फिर अपील का उपशमन हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि देखिए 384 खंड 2 में ये बात कही गई है, यहाँ पर ये नहीं कहा है 394 खंड 2 में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि अपीलार्थी कौन है, एक्यूज है या अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूशन है। अपीलार्थी कोई भी हो सकता है। 394 खंड 2 में अपीलार्थी कोई भी है, वो एक्यूज पर्सन भी हो सकता है और आपका प्रोसिक्यूशन भी। और दंड जुर्माने को लेकर के अपील नहीं की गई है बल्कि अन्य किसी आधार पर अपील की गई है, तो फिर वहाँ पर अगर अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, उस अपील का उपशमन हो जाएगा, अपील समाप्त हो जाएगी। एक्यूज अपीलार्थी, यहाँ पर जो अपीलार्थी था वो कौन था, एक्यूज पर्सन था और उसने अपील की थी और एक्यूज पर्सन खत्म हो गया तो अपील भी खत्म हो जाएगी। इसका परंतु कहता है जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के आजीवन या कारावास दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबे रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका निकट उसका कोई भी नातेदार अपीलार्थी व्यक्ति जिनके अंदर अपील जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के या कारावास दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबे रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने के लिए इजाजत के। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दोष सिद्ध या मृत्यु या कारावास के दंडादेश के खिलाफ अगर अपील की गई है और ऐसी अवस्था में जो अपीलार्थी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका जो निकट नातेदार निकट संबंधी होगा वो अपीलेट न्यायालय में आवेदन देगा कि मुझे इस अपील को चालू रखने के लिए आप अनुमति दीजिए। तो न्यायालय जो है वो 30 दिन के अंदर अगर आवेदन किया गया है तो उस पक्षकार के नाते रिश्तेदार को अनुमति देगा कि आप इस अपील की पैरवी कर सकते हैं और ये अपील चालू रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसने दोष सिद्धि के खिलाफ या मृत्युदंड के खिलाफ या कारावास के दंडादेश के खिलाफ अपील की और जिसने अपील की उसने उस समय ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अपील उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि जो एक्यूज पर्सन जो अपीलार्थी है वो तो खत्म हो गया, तो अपील का उपशमन नहीं होगा। जो उसका नाते रिश्तेदार है वो 30 दिन के अंदर अपीलेट कोर्ट में आवेदन करेगा कि हमें पैरवी करने की अनुमति दी जाए, तो न्यायालय अगर उचित समझता है तो पैरवी करने की अनुमति प्रदान कर देगा। तो ये बात कही गई 394 में। ये नॉर्मल बात है और आसानी समझ में आ जाने वाली बात है, इसलिए फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक जितना बताया है प्रथम लेक्चर में या इस द्वितीय लेक्चर में, अगर कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं।